हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। सो फ्रेंड्स, कल एमपीपीएससी प्री 2021 का रिजल्ट आया है और रिजल्ट आते सहत ही जो है आपके लगातार क्वेश्चंस मिल रहे हैं। क्या सर ये रिजल्ट डिस्प्यूटेड है, क्या ये कोर्ट में जाएगा? फिर गर्ल्स के बहुत सारे आ रहे हैं कि सर गर्ल्स और बॉयज़ को एक कैटेगरी में कैसे रख दिया गया। सर प्रोविजनल वालों का क्या होगा? सर प्रोविजनल लिस्ट में से कौन अलग होगा, कौन बाहर होगा? हम प्रोविजनल लिस्ट में हैं, हम क्या करें सर क्या ये मामला आगे कोर्ट केस में फंस जाएगा? ढेरों क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के सवालों का जवाब दूंगा। वुमेन्स रिजर्वेशन में क्यों लफड़ा है, 148 146 कैसे हो रहा है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के मामले में, प्रोविजनल लिस्ट कहाँ से शुरू होगी, कौन कौन प्रोविजनल लिस्ट में रहेगा, कौन बाहर होगा, कौन अंदर होगा, यदि जो लोग बच्चे एसटी एससी ओबीसी वाले ज़्यादा मार्क्स लेकर के प्रोविजनल लिस्ट से ऊपर जा कर के यूआर में गए हैं, यदि यूआर से बच्चे हटाए जाएंगे तो फिर उनका क्या होगा। तो आज आपके सारे क्वेश्चंस का जो मैं जवाब दूंगा। लेकिन उसके पहले मैं सबसे पहले आपको थैंक यू कहना चाहता हूं। कल मैंने आपको बताया था कि मेरे +2 क्वेश्चंस हैं कट ऑफ से, लेकिन मेरा फिर भी जो है सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप लोगों ने बहुत केयर की और बहुत सारे आपके मैसेजेस मिले कि सर आप ये करिए, सर आप वो करिए, सर आप वो करिए। तो आप लोगों ने मेरे प्रति इतनी केयर जो है दिखाई, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, मैंने जो है जल्दी स्क्रॉल किया और स्क्रॉल करके मैं प्रोविजनल लिस्ट में पहुंच गया। मैं प्रोविजनल लिस्ट में अपना रोल नंबर ढूंढ रहा था, वहाँ नहीं था। फिर बाद में कोई एक हमारी बच्ची हैं निवेदिता, उन्होंने बताया कि सर आपने ये गलती की होगी। तो मैंने फिर से चेक किया, तो इस बार धीरे धीरे चेक किया, तो जो परमानेंट लिस्ट है उसमें मेरा रोल नंबर था। तो आप लोगों की दुआओं से, माता पिता के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो और जिनका सिलेक्शन हो गया उन सबको बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ बेटा बिल्कुल डिप्रेस मत होइए। 1 महीने के अंदर नया नोटिफिकेशन आने वाला है और इस बार शायद ज़्यादा वैकेंसीज आएंगी। जुट जाइए, आपके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए। सो फ्रेंड्स, रिजल्ट मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट लूंगा, सिर्फ 1 मिनट लूंगा। आप सभी नहीं, कुछ बच्चे जब कट ऑफ बताओ तो वो चढ़ाई करते हैं, और यहां से हमको क्या सीख मिलती है ये जरूर आप लोग लीजिएगा। तो कट ऑफ बताओ तो चढ़ाई करते हैं। आपको मालूम है मैंने सबसे पहले जो अपना कट ऑफ दिया था उसमें मैंने 76 बताया था। तो अब पहले देख लेते हैं ये रिजल्ट गया कहां। अभी सारी बातें करेंगे। यूआर 154, ओबीसी 148, ईडब्ल्यूएस 148, एससी 142, एसटी 132। मैंने जो अपना कट ऑफ दिया था उसमें 76 बताया था। आप लोगों के प्रेशर के बाद 2 बार वापस से एनालाइज किया तो 74 और फिर 75 +-1 पर ठहरा। ये बताइए 76 मैंने बताया और 77 चला गया, तो क्या मेरा कट ऑफ गलत हुआ? जबकि मैं एक नंबर पर बताता हूं, आपको ढेरों नंबर नहीं बताता कि 73 से आपका 78 जाएगा और फिर उसमें भी +-2 रहेगा। सिंगल डिजिट में मैं आपका नंबर देता हूं। तो बताइए 76 बताया, 77 चला गया। और उस समय बच्चों ने कितनी नाराजगी जाहिर की थी, कुछ बच्चों ने अभद्रता भी की थी कि अल्पज्ञानी और ये और फलाना ठिकाना। आप पिछली बार का तो 70 बोला था, 70 गया। इस बार 76 बोला, 77 चला गया। ओके, फिर आते हैं ओबीसी में। ओबीसी में जो मैंने कट ऑफ दिया, मेरा कट ऑफ था वो 73 था, और आप लोगों की पोलिंग पर जो आधारित था वो 72 से 73 था बॉयज में। ठीक है ना, गर्ल्स के लिए तो अलग था, तो गर्ल्स की तो पूरी लिस्ट ही गायब है। तो ये 74 चला गया, तो क्या गलत है? एक क्वेश्चन ऊपर चला गया तो गलत है ये, कि आप इसको सही मानेंगे? ईडब्ल्यूएस में बहुत अंतर है। मैंने जब ईडब्ल्यूएस का बनाया था तो 72 बनाया था, लेकिन आप लोगों की जो फीडबैक मिले और पोलिंग हुई उसके आधार पर जो बनाया वो 67। तो इसको आप गलत भी कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि हाँ आपका कट ऑफ थोड़ा नियर अबाउट रहा, ये हो गया। एससी एसटी में हमसे गलती हुई, जहां गलती हुई क्लियर बोलूंगा। एससी एसटी में हमसे गलती हुई। एसटी में मैंने ये बोला था कि आपका जाएगा 64-65 के अराउंड जाएगा, और इनको बोला था आपका 63-64 के अराउंड जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि एससी में तो काफी ऊपर चला गया है, 71 चला गया है। ठीक है, एसटी में जरूर नियर अबाउट रहा, 64, यहां 66 चला गया, तो नियर अबाउट कह सकते हैं, लेकिन एससी में बहुत ऊपर चला गया। ये उन बच्चों के लिए बताना जरूरी है बेटा जो हर बार चढ़ाई करते हैं। फिर मैं आप लोगों की सारी बातों पर आता हूं। फिर एचएच में मैंने बताया था 50 के अराउंड, 50-51 और 96 चला गया, और अच्छी बात है।
एक एचएच की बच्ची थी, वो बोला थी सर इतना कम कैसे जाएगा, उसको थोड़ा सा डाउट था, तो मैंने बताया था कि एचएच कैटेगरी का सबसे कम जाता बेटा, तो 96। यहाँ पर बीएच का मैंने 60 बताया था, 59 60 तो 61 गया है। ओके, OH में मैंने 65 प्लस माइनस 1 कहा था, प्लस 1 के ज़्यादा चांसेस बताए थे, लेकिन 170 ज़्यादा चला गया, और एमडी का तो बताया नहीं था, 98 गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं अपनी बातों पर। तो रिजल्ट जो आया है देख लीजिए, पहली बार ऐसा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, पहली बार ऐसा रिजल्ट देखने को मिल रहा है इन द सेंस फीमेल कैटेगरी ही गायब है, फीमेल कैटेगरी ही गायब है। एक आध कैटेगरी में ऐसा हो सकता था कि फीमेल और जो ओपन कैटेगरी मतलब बॉयज के नंबर बराबर होते, एक आध कैटेगरी में हम मान सकते थे कि चलो दोनों के नंबर बराबर हैं, लेकिन सारी कैटेगरीज में गायब है फीमेल। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, आयोग ने इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि सारी कैटेगरीज में फीमेल कैसे गायब हो सकती हैं। एक चीज और कह दे रहा हूं फ्रेंड्स, यहां मेरा भी सिलेक्शन हुआ तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि रिजल्ट डिस्प्यूटेड हो, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है उस पर चर्चा तो करनी पड़ेगी ना। तो आप ये मत कहिएगा कि आप ग्रहण लगा रहे हैं, जो रिजल्ट आया है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। रिजल्ट जो आया उस पर हंसे कि रोए, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रिजल्ट हमसे कह रहा है कि आपने सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अरे कैसे ना घबराएं भाई, ये रिजल्ट आपने दिया है, इसको आगे जाकर के चैलेंज होना ही है कोर्ट में। तो देखिए सारी कैटेगरी से फीमेल कैटेगरी गायब है। यू आर ओपन फीमेल 154, ओबीसी ओपन फीमेल 148, ईडब्ल्यूएस ओपन फीमेल 148, एससी ओपन फीमेल 142, एसटी ओपन और फीमेल दोनों 132, सब में बराबर। और कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि ये कैसे हो रहा। बेटा ये किसी को नहीं मालूम कैसे हो रहा है। अब गर्ल्स हमसे पूछ रही हैं कि सर ये कैसे हो सकता है, बेटा मुझे भी नहीं मालूम कैसे हो सकता है। बस इतना कह सकता हूं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो हर बात को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल देते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती। संविधान के अकॉर्डिंग बाद में जाकर के गर्ल्स रिजर्वेशन का जो है वो प्रावधान किया गया है, तो ये संविधान के उपबंधों का उल्लंघन है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और निश्चित रूप से ये मामला जाकर के आगे क्या होगा, कोर्ट में फंसेगा। तो जो बच्चे पूछ रहे थे सर ये क्या मामला कोर्ट में उलझेगा, बिल्कुल बेटा ये मामला कोर्ट में उलझेगा, कोर्ट में उलझेगा। तो पहला वुमेन्स रिजर्वेशन, कैसे ये पॉसिबल है हमको खुद समझ में नहीं आ रहा बेटा, बस इतना कह सकते हैं कि ये नहीं हो सकता है और ये मामला उलझेगा, निश्चित रूप से उलझेगा। ठीक, दूसरा क्या उलझेगा यहां देख लीजिए आप, ओबीसी 148, ईडब्ल्यूएस 148, इस लिस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि प्रोविजनल लिस्ट में से यूआर के फेवर में जजमेंट आता है 14% में, 146 वाले लिए जाते हैं, तो यहां 146 हो रहा है और ये 148 हो रहा है, ये किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये मामला उलझेगा, कौन सा मामला उलझेगा, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो क्या जा रहा है, प्लस में जा रहा है, किससे, जनरल से ऊपर जा रहा है, दूसरा ये मामला उलझेगा, तो कोर्ट केस होगा। अब क्या सालों साल लग जाएंगे, तो जब यदि कोर्ट केस होता है तो हमारा सबका जो है ऑनरेबल कोर्ट से यही निवेदन रहेगा कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए, क्योंकि एमपीपीएससी ने जानबूझकर कहीं ना कहीं ये गलती की है इस मामले को उलझाने के लिए, जो चीज पॉसिबल नहीं है। और एमपी कोर्ट से जब भी आप रेमेडीज लें तो आप ये जरूर वहां पर जो अपनी रेमेडीज में ये जरूर मांग करें कि जो एमपीपीएससी को एक निर्धारित अवधि के अंदर नया रिजल्ट देने के लिए जो है निर्देशित किया जाए, निर्धारित अवधि के अंदर। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोर्ट केस हो जाए, लेकिन जाना ही जाना है, ऐसा रिजल्ट आया है तो जब आप, क्योंकि आपको वही राहत मिलेगी जो आप वहां पर मांगेंगे अपनी याचिकाओं में। तो जब आप याचिका लगाएं तो उसमें ये भी जरूर डालें कि ये रिजल्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये वो, और एमपीपीएससी को एक निर्धारित अवधि के अंदर जो है संशोधित सही रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए जाएं, तो निर्धारित अवधि के अंदर आ जाएगा। वो निर्धारित अवधि कितनी होगी अब अभी तो हम नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी कोर्ट के आदेश के बाद एमपीपीएससी को एक नया रिजल्ट देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये हो गई बातें हमारी, कोर्ट केस में उलझ सकता है, हाँ बेटा उलझ सकता है। वुमेन्स रिजर्वेशन किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जनरल से ऊपर जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब बात आती है प्रोविजनल लिस्ट वालों की, यहाँ से दिमाग घुमा देने वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं।
ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, और ये आप नहीं भी हैं प्रोविजनल लिस्ट में तो समझिएगा, क्योंकि सबको इफेक्ट करेगी। प्रोविजनल लिस्ट वालों में सबसे पहली बात ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वालों की, उनका यह कहना है कि सर, अभी थोड़ा प्रोविजनल लिस्ट को छोड़ देते हैं, एक क्वेश्चन देखिए कि सर जो बच्चे अपनी अपनी कैटेगरी में ज्यादा मार्क्स ला करके यूआर कैटेगरी में चले गए हैं, अब यदि क्या होता है 27% के फेवर में क्या आ जाता है, जजमेंट आ जाता है, तो 13% यूआर के लोग हटाए जाएंगे। तो 13% यूआर के लोग हटाए जाएंगे तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के बच्चे भी हटाए जाएंगे क्या? तो बेटा देखो, जो भी बच्चे बॉटम में रहेंगे 13%, जो भी मान लीजिए ये 13 लड़के जो हैं बॉटम में हैं, ठीक है ना, जो भी बॉटम में रहेंगे वो अलग किए जाएंगे। अब इसमें जो भी आ रहा है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस वाला हो, चाहे ओबीसी वाला हो, चाहे आपका एससी वाला हो, चाहे एसटी वाला हो, चाहे जनरल वाला हो, ये सारे अलग किए जाएंगे। जो भी आखिरी इस 154 की लिस्ट में जो भी आखिर 13% लोग हैं वो अलग किए जाएंगे, ठीक है ना, वो चाहे जनरल का हो, चाहे एससी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो। अब लेकिन रूल तो ये कहता है कि जिसके ज्यादा मार्क्स हैं उसका सिलेक्शन होना चाहिए। तो इनके अपनी अपनी अब देखिए यहां पर आयोग मौन है कि आयोग क्या करेगा, आयोग मौन है। हम अपना अनुमान आपको बता रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है। आयोग ने इस पर कोई स्थिति क्लियर नहीं की है कि इनको फाइनली हटा दिया जाएगा या इनको फिर बाद में एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन जो मैं अनुमान लगा सकता हूं वो आपको बता रहा हूं कि क्या होना चाहिए। अब यहां से तो अलग कर दिया गया, अब यह किया जा सकता है कि जो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उनको वापस अपनी कैटेगरी में लाया जाए, क्योंकि उनके मार्क्स अपनी अपनी कैटेगरी में तो ज्यादा थे, उनको वापस अपनी कैटेगरी में लाया जाए और रखा जाए क्योंकि उनके मार्क्स ज्यादा हैं। और फिर उनकी कैटेगरी में बॉटम से जिनके कम हैं, मान लीजिए 2 बच्चे वापस आ गए ओबीसी कैटेगरी में, तो उनके मार्क्स ज्यादा हैं तो वो तो वापस आ गए, तो बॉटम से जो 2 बच्चे जिनके मार्क्स कम हैं वो अलग किए जाएं। यही हो सकता है, क्योंकि कम मार्क्स वालों को अलग करना है। लेकिन अब आयोग ये करेगा कि नहीं करेगा, इस संबंध में आयोग मौन है। अब आते हैं प्रोविजनल लिस्ट के क्वेश्चन को लेकर के। तो प्रोविजनल लिस्ट वाला क्या है लफड़ा, ठीक है ना, प्रोविजनल लिस्ट वाला लफड़ा क्या है हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो हम प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें प्रोविजनल लिस्ट वालों का यह कहना है कि सर जो प्रोविजनल लिस्ट बनेगी वो क्या हर स्टेप में अलग अलग बनेगी, प्री की अलग, मेंस की अलग, इंटरव्यू की अलग। तो जो जीएडी सामान्य प्रशासन विभाग का जो लेटर था उससे यह स्पष्ट होता है कि प्रोविजनल लिस्ट प्रारंभ में ही निर्धारित कर दी जाएगी। ओके, मतलब प्री में प्रोविजनल लिस्ट बना दी गई। अब यह प्रोविजनल लिस्ट आगे भी कैरी होती रहेगी यदि फाइनल जजमेंट नहीं आता। मान लीजिए जो बच्चे यहां पर प्रोविजनल लिस्ट में हैं वो मेंस में भी प्रोविजनल में ही रहेंगे। तो यहां से फिर एक दिमाग घुमा देने वाला क्वेश्चन आता है। क्या आता है, मान लीजिए प्री में 4 बच्चे हैं, ए, बी, सी, डी। ए के आए 80 नंबर्स, बी के कितने क्वेश्चन सही हैं 79, सी के 78 और डी के जो आपके क्वेश्चन सही हैं वो 77 है। ये चारों मेंस में चले गए, मेंस में चले गए। अब स्थिति उलट गई, डी, सी, बी, ए हो गई। ओके, चाहे मेंस में चाहे इंटरव्यू में स्थिति उलट गई। अब डी के यहाँ 800 नंबर्स हैं, सी के 780 हैं, बी के 760 हैं और ए के 740 हैं। किसको अलग किया जाएगा? तो बेटा जो नियम है, जो जीएडी के नियम के अनुसार प्रोविजनल वाले हमेशा प्रोविजनल माने जाएंगे। तो भले उनके मार्क्स मेंस में ज्यादा आ गए हैं उनको अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि उनका अलॉटमेंट जो था प्री में वो प्रोविजनली उनको सिलेक्शन दिया गया था, प्रोविजनल उनको सिलेक्शन दिया गया था। तो उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको वहां से हटाया जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? ये हो गया प्रोविजनल लिस्ट को लेकर के क्वेश्चन। फिर एक प्रोविजनल लिस्ट वाला क्वेश्चन। अब जो बच्चे प्रोविजनल लिस्ट में हैं उनको बहुत बड़ी दुविधा है कि सर हम क्या करें। मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि देखो एक लिस्ट तो आ गई, लिस्ट आ गई, उसमें यह बता दिया गया ये बच्चे सेलेक्ट हैं और इन बच्चों में से सिलेक्शन हो सकता है। मतलब अगर जजमेंट आ जाता है मेंस के पहले तो जिसका सिलेक्शन होगा वो मेंस देगा। अब मान लीजिए जजमेंट नहीं आया, जजमेंट नहीं आया मेंस के पहले, तो मेंस कराया जाएगा और इन दोनों बच्चों को मेंस देना होगा।
यूआर को भी देना होगा मेंस और ओबीसी को भी मेंस देना होगा। तो जब आपको मालूम है कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि हमको मेंस देना हो, तो आपको मेंस की तैयारी तो करनी ही होगी ना। तो आप जो मुझसे पूछते हैं कि सर अब हम क्या करें, तो पहली बात तो निराश मत होइए, होप फॉर बेटर, जजमेंट किसी के भी फेवर में आ सकता है। दूसरी चीज, आपको मेंस तो अब देना ही है, अगर जजमेंट नहीं आता तो मेंस की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। तीसरी चीज, साथ में आपको प्री की भी तैयारी करते रहना है, क्योंकि आपको मालूम है एक कैटेगरी तो हटेगी, वो कोई भी हो सकता है। जहां एक कैटेगरी हटेगी, वहां जहां एक कैटेगरी सेलेक्ट हो रही है वो जाएगी, वहीं एक कैटेगरी हटेगी। तो एक कैटेगरी सेलेक्ट हो रही है, ये बात हमको क्या इंडिकेट कर रही है कि हम दोनों ही कैटेगरी को अब मेंस की तैयारी करना है, क्योंकि कोई भी हट सकता है। और एक कैटेगरी हटेगी, ये किस चीज को इंडिकेट कर रही है कि साथ में प्री की भी तैयारी करते रहना है, कोई भी कैटेगरी हट सकती है। तो आपको मेंस प्लस प्री के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। प्रोविजनल लिस्ट वालों को कैसे पढ़ना है, मेंस प्लस प्री के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये था हमारा एमपीपीएससी 2021 का जो पूरा एनालिसिस। अब क्या करें बताइए। फिर भी जो एनालिसिस था मैंने आपको पूरा बता दिया, आपके सारे के सारे क्वेश्चन से जो डाउट आ रहे थे वो आपको बता दिए। अब इस एनालिसिस में हम आपको क्या बताएं बेटा, जाहिर बात है कि ये डिस्प्यूटेड तो है, और क्यों है अभी किसी को नहीं मालूम, किस फॉर्मूले के तहत, किस नियम के तहत ऐसा रिजल्ट निकाला गया है किसी को नहीं मालूम, और फीमेल कैटेगरीज किस तरीके से गायब कर दी गई हैं किसी को नहीं मालूम। बस ये मालूम है कि ये जो है पॉसिबल नहीं है, इतना ही कह सकते हैं बेटा। गर्ल्स बराबर क्वेश्चन पूछ रही हैं कि सर ये कैसे पॉसिबल है। एक आध कैटेगरी में होता तो समझ में आता कि भाई चलो बॉयज़ और गर्ल्स के बराबर मार्क्स हैं, हर कैटेगरी में तो गर्ल्स कैटेगरीज जो है, फीमेल कैटेगरी है, गायब ही कैसे कर दी गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब बच्चियां पूछ रही हैं कि सर हम लोग क्या करें। आप लोग तो पहले एक एमपीपीएससी में कंप्लेंट करिए, दूसरा आरटीआई लगाइए एमपीपीएससी में कि हमारी कैटेगरी किस तरीके से गायब है। थर्ड थिंग, कोर्ट में अगर आपको, देखिए बच्चे ये नहीं कहेंगे कि आप ग्रहण लगा रहे हो, मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, लेकिन जो जायज़ है जायज़ है, तो आप लोग कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, कोर्ट में ये मामला उठा सकते हैं। निश्चित रूप से वहाँ पर जो है आपको क्या किया जाएगा, आपकी सुनवाई की जाएगी और आपको कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में उन बच्चों के लिए बनाऊंगा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको क्या करना है, लीक से हटकर वीडियो होगा, ठीक है ना। मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ जो आपको इफेक्ट करें, आपकी सोच को इफेक्ट करें, बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफी नहीं झाड़ता हूँ। तो मैं अपने स्टाइल में आपको चीज़ें बताऊँगा कि क्या करना है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो बच्चे खास तौर से जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।